कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के लेक्चर में आज हम दो वीडियो बनाएंगे, बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के लिए। आर्टिकल 15 भी बड़ा और आर्टिकल 16 बहुत सारी बातों को लिए हुए हैं। तो हम आर्टिकल 15 के लिए एक अलग वीडियो, आर्टिकल 16 के लिए अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 15, जैसे कि हमने इसके पहले आर्टिकल 14 हमने पढ़ने की कोशिश की। आर्टिकल जो 15 है, ये आर्टिकल 15 कई सारी बातों को लिए हुए है, जिसमें से आपको एक बात जो है वो आपको अपवाद में दिखेंगी मूल संविधान में, जो आर्टिकल 15 के था, और दो बातें जो है वो आपको समानता लाते हुए दिखाई देंगी कुछ क्षेत्रों में। पर जो और दो बातें बच जाएंगी उसको समय समय पर जोड़ा गया, और वो जोड़ने के कारण हमें वर्तमान में आर्टिकल 15 में 5 बातें दिखाई देती है। मतलब 5 आर्टिकल के अंतर्गत सब आर्टिकल जो है वो 5 दिखाई देते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कौन कौन सी बातें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आर्टिकल जो 15 है वो आर्टिकल 15 समानता की बात कहता है, स्पेसिफिक क्षेत्र में समानता की बात कहता है। तो आर्टिकल 15 का जो पहला है पार्ट है, वो आर्टिकल 15 का पहला पार्ट कहता है कि राज्य धर्म या रिलीजियस, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं नस्ल के आधार पर भेद नहीं करेगा। राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं नस्ल के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। केवल राज्य को कहा गया आर्टिकल 15 के एक में। मतलब यहां पर दो शब्द हैं, केवल और विभेद। तो मतलब इन 5 आधारों पर भेद नहीं कर सकता, परंतु इसके अलावा जो अन्य आधार है उसके आधार पर वो विभेद कर सकता है। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 15 का एक। आर्टिकल 15 का जो 2 है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है। वो भी रिलीजियस, कास्ट यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर विभेद को क्या करता है? वो कम करने की या समाप्त करने की बात करता है। परंतु इसमें राज्य के साथ में प्राइवेट को भी शामिल किया गया। प्राइवेट संस्था जो कहीं ना कहीं राज्यों से पैसा लेती है या फिर कहीं ना कहीं राज्य के माध्यम से चलती है, राज्य से कुछ पैसा लेकर खुद कुछ अपना पैसा देकर राज्य जो चलता है, मतलब जो प्राइवेट संस्था चलती है, उसे भी कहा गया। पहला केवल राज्य को कह रहा है, दूसरे में राज्य के साथ साथ में प्राइवेट संस्था भी है। ये पूरी तरह से समानता लाने की बात कह रहा है। आर्टिकल 15 का 3 जो मूल संविधान में पहले से था, वो कह रहा है कि राज्य जो है लिंग के आधार पर विभेद कर सकता है। किसके आधार पर विभेद कर सकता है? लिंग के आधार पर विभेद कर सकता है। और यही कारण रहा कि इसी अनुच्छेद में आपको दिखाई देगा महिला, और साथ में दूसरी बात शारीरिक क्षमता के आधार पर। शारीरिक क्षमता के आधार पर तो बच्चे, उनके लिए आप कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? महिला स्वाभाविक रूप से, बच्चे स्वाभाविक रूप से, यदि हम देखें तो उनकी शारीरिक क्षमता पुरुषों की तुलना में अलग रहती है। अगर महिला की हम सामाजिक स्थिति भी देखें
तो स्वाभाविक रूप से हमें पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी डाउन दिखाई देती है और उनका विकास करना जरूरी है। तो उनका विकास करना जरूरी है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया केवल महिला के स्कूलों को क्यों खोला गया, ये नहीं कह सकते कि महिला को ही ध्यान में रखकर ये क्यों बनाया गया, पुरुषों को भी क्यों नहीं इस कैटेगरी में रखा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि राज्य लिंग और शारीरिक क्षमता के आधार पर विभेद कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। अब ये बातें अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा कि जैसे सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन में प्राय पुरुषों का और महिलाओं का जो कहा कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में आप अगर जाओगे तो मध्य प्रदेश में पुरुष की कट ऑफ अलग निकलती है, महिला की कट ऑफ अलग निकलती है। कारण क्या है? क्योंकि भैया आर्टिकल 15(3) जो है वो ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं कह रहा है। आर्टिकल 15 में कहीं ना कहीं बातें हैं, आपको आगे आर्टिकल 16 भी दिखाई देगा लोक नियोजन में, वहां पर भी आपको बातें रखने की। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का 3 ऐसी बातें करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आर्टिकल 15(1) और 15(2) का अपवाद दिखाई देगा, पर आर्टिकल जो 4 है, 15(4) और 15(5) है, इसे समय समय पर जोड़ा गया। अब समय समय पर कहाँ जोड़ा गया? तो मतलब ये 3 बातें जो थी ये मूल संविधान में थी, पर जो 5, 4 और 5 थी वो बाद में जुड़ी। कब जुड़ी? आपको हम बताते हैं कि सभी को पता है कि भैया भारत आजाद हो जाने के बाद में लगातार वो सामाजिक रूप से भारत को सशक्त बनाने के लिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें आगे बढ़ रही थी। और सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बढ़ रही थी, और समाज में जो सबसे दबे कुचले लोग थे, उन लोगों के लिए संरक्षण जरूरी था। अब जब उन लोगों के लिए संरक्षण जरूरी था तो उस समय में हर राज्य काम करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और इसी दौरान मद्रास में शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत, याद रखिए, मद्रास में शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण की बात को बहुत अच्छे से उठाने की कोशिश की गई और उसके लिए पहला संविधान संशोधन भी करने की कोशिश की। क्यों करने की कोशिश की गई? क्योंकि भैया यदि हम देखें मद्रास में, तो मद्रास वर्तमान का आता है चेन्नई, और मद्रास वर्तमान का चेन्नई तमिलनाडु आता है, और वहां पर समाज जो है 2 ही भागों में बटा हुआ। 2 ही भागों में बटा हुआ मतलब अपर कास्ट और निचली कास्ट, वहां पर ऐसे ही बोला गया। वहां पर जो वर्ग विभाजन है वो 4 वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं है, अपर और नीचे। और उसमें भी आपको दिखाई देगा कि 80% के करीब करीब वहां पर अपर क्लास, लोअर क्लास कास्ट आती है, और 20%। तो भैया वहां पर उन लोगों के लिए सीटों का आरक्षण करना जरूरी था, और सीटों के आरक्षण करने के लिए वहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बदलाव किए गए, कुछ कानून लाए गए। अब ये कानून जब लाया गया तो कानून के खिलाफ में आर्टिकल 15(1) और 2 को लेकर, आर्टिकल 15(1) और 2 को लेकर चंपक दोराय राजन नामक एक जो व्यक्ति था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आर्टिकल 15(1) और 15(2) को साथ में पढ़ा और कहा कि भैया सरकार विभेद नहीं कर सकती। पर जब सरकार विभेद नहीं कर सकती इस बात को जब कहा गया, तो मतलब मद्रास सरकार के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य वो असंवैधानिक घोषित हो गया। जो कहीं ना कहीं एडवांटेज दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया? खराब हो गया, कहीं विफल हो गए। अब इस विफलता को पुनः सही से लाने के लिए उस समय में सरकार को 1951 में बहुत प्रेशर था। और 1951 अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो भाषाई आधार पर आंदोलन भी चल रहा था कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के समय में कह चुकी थी, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। और प्रेशर को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत ही कह दिया कि भैया हम यहाँ पर आरक्षण देते हैं। आर्टिकल 15 का जो 4 था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। आपको एक और बात मैं बता दूं,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अमेरिका और भारत का एक और अंतर यह है कि अमेरिका में अगर जितने शब्द बदलना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उतने बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा अलग अलग। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है और कई सारे अनुच्छेदों को बदलना है तो वो एक ही इसके अंतर्गत आता है। एक ही में आप उसको रख दीजिए और बोल दीजिए कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। मतलब आपको पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, उसमें 10 बातें बदलना है, तो 10 बातों को एक साथ लिख दो और उसको संसद के लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित करवा दो अलग अलग, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दो और राष्ट्रपति साइन करेगा ही करेगा, और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा वो एक कहलाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में अलग अलग करवाना पड़ेगा। और यही कारण है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कई सारी बातों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में बात की गई। पिछड़े वर्गों के लिए जब शिक्षण संस्था में के आरक्षण की बात की गई, तो इसी के बाद में आर्टिकल 15 का 5 जो है वो बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। क्यों जोड़ा गया? कारण ये था कि पिछड़ा वर्ग जो था, उस पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में, वो भी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने की बात, क्योंकि मंडल आयोग जो बैठा था उस मंडल आयोग की रिकमेंडेशन को मान लिया गया और 27% आरक्षण देने की बात की। उसके पहले से आरक्षण चल रहा था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण पहले से हो चुका था। मतलब 22.5 प्लस 27 अगर माने तो लगभग कितना होता है, 49.5। तो मतलब इंदिरा साहनी केस जो था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी कंडीशन में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो मतलब 27% आरक्षण की बात मंडल आयोग ने कह दी थी। अब वो लागू करना था उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कौन से, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में भी। अब ये बात 1993 में सरकार के द्वारा उठाई गई। मतलब इसके पहले लोगों ने कुछ काम किए होंगे, लोगों ने प्रयत्न किया होगा, और लोगों ने जब प्रयत्न किए और वो विफल हुए, तो उस विफलता को फिर से सफलता में बदलने के लिए सरकार ने किया। तो विफलता तब हुई जब सरकारी शिक्षण संस्थाओं ने तो माना, क्योंकि सरकार चलाती है तो स्वाभाविक सरकार मानेगी कि भैया हाँ, सरकारी शिक्षण संस्था जो उच्च शिक्षण संस्था है वहां पर भी आप क्या करें, आरक्षण दीजिए। पर जो प्राइवेट शिक्षण संस्था थी उनका कहना यह था कि भैया इससे हमारे कॉलेजों की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी। और यही बातें कहकर सन 2002 में, सन 2003 में, 2003 में ऐसे 3-4 मामले हुए, जैसे इस्लामिक एकेडमी पाई करके एक मामला हुआ। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उच्च शैक्षणिक संस्था में आरक्षण की बात को नकारा। आरक्षण की बात को जब नकारा तो सरकार इस आरक्षण को देने के लिए, अर्जुन सिंह जब उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 15(5) को जोड़ा, और 15(5) को जोड़ने के बाद कहा कि भैया उच्च शैक्षणिक संस्था में भी हम आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्था में भी हम क्या करते हैं, आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, और आरक्षण आप दोगे ही दोगे। और 2006 के करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि हाँ, 93 में किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो ठीक है, संवैधानिक है। परंतु एक शब्द भी उन्होंने कहा, क्रीमी लेयर। एक शब्द याद रखें, क्रीमी लेयर या मलाईदार परत को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आरक्षण मिलने के बाद में, एक ये शब्द याद रखिए, आरक्षण मिलने के बाद में जिस परिवार का विकास होता है उस परिवार का ही विकास होता है, और अंत में आकर वो परिवार उस समाज का शोषक बन जाता है। तो भैया उस परिवार को क्रीमी लेयर में लाना जरूरी है, और क्रीमी लेयर में जब वो समाज, वो व्यक्ति, परिवार आ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो दबे कुचले लोग रहते हैं उसी समाज के अंतर्गत उन्हें आरक्षण मिलता जाएगा। नहीं तो आरक्षण का भोग केवल समाज के भी, उस जाति के भी उच्च वर्ग के लोग ही ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर की अवधारणा भी हमें दिखाई दी। तो मतलब 15 जो आर्टिकल है उसमें मूल रूप से 3 बातें कही गई थी, और 3 बातों में पहली बातें राज्य को कहता है कि आप 5 आधारों पर भेद नहीं करो। आर्टिकल 15 का 2 कहता है कि भैया आप 5 आधारों पर भेद नहीं करोगे, राज्य के साथ में प्राइवेट संस्थाओं को भी कहता है। और आर्टिकल
15 का 3 जो है वो अपवाद है, जो मूल संविधान में था। आर्टिकल 15 का 4 और 15 का 5 ये मूल संविधान नहीं था, इसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया। तो ये बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझ में आई होगी। अब यही बातों को आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलना है कि क्रीमी लेयर क्या होती है, क्रीमी लेयर को किस प्रकार से समझना है। तो आर्टिकल 16 में हम कई सारे बातों को समझेंगे। आर्टिकल 16 का लेक्चर स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप आर्टिकल 16 के साथ भी रखिए, परंतु आप एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चलते हैं। और ये बिल्डअप जब होते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत धीरे धीरे आपकी पावर बन जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।